चलिए देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर कर रहे थे हम लोग। और कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या? वेरिएशन ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। हम लोग को ओनली, तो इसको शॉर्टली बस ये लिख दे कि वेरिएशन ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। और ये काम ट्रांजिस्टर में दो सर्किट होता है, इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। तो दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनपुट सर्किट। और ये तो फिक्स्ड है ना कि हम लोग किसका कर रहे हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर का कर रहे हैं। एनपीएन इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसी की जरूरत है आपको। आप अपना पढ़ने के लिए देखना पीएनपी का भी या एनपीएन का ही कॉमन बेस में देख लेना। कॉमन कलेक्टर में पीएनपी का देख सकते हो, कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर में। आपको ओनली पूछा जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसका डिफिनीशन क्या? व्हेन वी ऑब्जर्व variation of input current। बताओ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट करंट कौन होता है? IB। क्या? IB with respect to इनपुट वोल्टेज। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट वोल्टेज कौन होता है? VBE। ये सब अभी आपको कौन कौन कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट क्या है, आउटपुट करंट क्या है, इनपुट नेट इनपुट वोल्टेज, नेट आउटपुट वोल्टेज। ज्यादा खाली कम से कम एनपीएन का भी तो पता कर रखना चाहिए। तुरंत माइंड में ये फिगर क्यों नहीं बना लेते हो आप? ये फिगर पहले माइंड में बना लो। कॉमन इमीटर है तो ये इमीटर और ये बेस, तो क्लियरली ये करंट बेस करंट हुआ, ये करंट बेस करंट हुआ इनपुट करंट। और आउटपुट करंट कलेक्टर करंट हुआ, आउटपुट करंट कलेक्टर करंट हुआ आईसी। इनपुट वोल्टेज ये हुआ VBE, आउटपुट वोल्टेज ये हुआ VCE। क्या? लेकिन एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, यहां का आउटपुट वोल्टेज कौन हुआ? VCE। हाँ, then it is called input characteristic। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक देखा गया ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन है। जब देखा गया वेरिएशन ऑफ IB विथ रिस्पेक्ट टू VBE, तो ग्राफिकली ये ग्राफ ऑब्टेन हुआ बिटवीन IB ऑलवेज इन माइक्रो एम्पियर, और ये VBE। ये ग्राफ, अच्छा, एट कांस्टेंट VCE बोला हम, तो 3 गो VCE के वैल्यू पर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, 3 गो VCE के वैल्यू पर। ये सपोज करो ये VCE का वैल्यू, ये तो रिवर्स बाइसिंग है ना, वो VCE का वैल्यू मान लो -1 वोल्ट, इसका वैल्यू सपोज करो -0.5 वोल्ट, और इसका वैल्यू सपोज करिए 0 वोल्ट।
अलग अलग वैल्यू पर। ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व आया, इसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो देखो अब यहां से बहुत सारे नेचर पता करेंगे हम लोग इनपुट सर्किट का, खास करके इनपुट रेसिस्टेंस, इनपुट सर्किट का नेट इंपीडेंस क्या होगा, कैसे होगा, वो सबको देखना वेरिएशन को। तो आप क्या देख रहे हो कि वेरी स्मॉल वोल्टेज वीबीई का वैल्यू बहुत स्मॉल रखते हो, इनिशियली करंट स्लोली बढ़ता है, फिर फाइनली वो रैपिडली बढ़ने लगता है। ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व से ये पता चल रहा है कि ये वोल्टेज को यदि बढ़ाते हैं हम लोग तो वेरी स्मॉल वोल्टेज तक ये आईबी स्लोली इंक्रीज करता है, फिर लार्ज अमाउंट से इंक्रीज करने लग जाता है आईबी। तो थोड़ा सा लैंग्वेज में इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को डिफाइन करेंगे। हियर वी ऑब्जर्व दैट at a particular value of VCE, कोई एक VCE की बात करें हम लोग, कोई एक VCE के वैल्यू पर कोई एक कर्व होगा, VCE का वैल्यू चेंज करोगे तो कर्व चेंज कर जाता है। तो कोई एक VCE के वैल्यू पर हम लोग इस ग्राफ को डिस्कस करें तो फिर क्या दिख रहा है, दिख रहा है ये कि VBE इंक्रीज कर रहे हो तो IB भी इंक्रीज कर रहा है। अब वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ VBE के बाद IB लार्ज अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है। कॉमा दे दीजिए यहां पर और लिखिए ऑन इंक्रीजिंग VBE IB increases slowly, IB increases slowly up to very small value of VBE. After then it increases rapidly. ये नेचर दिख रहा है ग्राफ में। कोई एक भी VCE सेट किया तो उसके लिए कोई एक ग्राफ, और उस ग्राफ का क्या नेचर कि वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ VBE तक वो स्लोली इंक्रीज करता है, उसके बाद रैपिडली इंक्रीज करता है। इस ग्राफ से क्या मतलब, ये जो नेचर वेरिएशन का आ रहा है IB वर्सेस VBE कि पहले स्लोली इंक्रीज किया फिर वो रैपिडली इंक्रीज करने लगा IB का वैल्यू, एक तो ये बात। दूसरा बात कि आप VCE चेंज करते हो तो ग्राफ चेंज कर जा रहा है, यानी ऐसा नहीं कि IB खाली VBE पर ही डिपेंड कर रहा है, IB डिपेंड्स ऑन VCE ऑल्सो, आउटपुट सर्किट का नेट वोल्टेज पर भी डिपेंड कर रहा है ये। तो देखिए इस ग्राफ में क्या प्रॉपर्टी, कोई भी एक ग्राफ से आप देखो यहां पर, इस ग्राफ का क्या प्रॉपर्टी है कि आप VBE में चेंज कर रहे हो इतना अमाउंट से तो IB में चेंज हो रहा है इतना अमाउंट से। ये हुआ चेंज इन VBE, डेल्टा VBE, और ये हुआ चेंज इन IB, और IB लार्ज अमाउंट से चेंज हो रहा है जबकि डेल्टा VBE स्मॉल अमाउंट से चेंज कर रहा है। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, टेंजेंट, यदि एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे इस ग्राफ पर, बनाइए फिगर में सब काम कीजिए। तो कोई एक कर्व हम लोग ले रहे हैं, उस कर्व का क्या प्रॉपर्टी, विथ ए स्मॉल चेंज इन VBE देयर इज लार्ज चेंज इन IB। कोई भी एक कर्व लोगे तो
VBE का वैल्यू में स्मॉल अमाउंट से चेंज करने पर IB लार्ज अमाउंट में चेंजिंग हो रहा है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये इनपुट सर्किट का किस प्रॉपर्टी को बताना चाह रहा है ये बात। तो हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस कर्व पर, इस टेंजेंट का स्लोप यदि कोई फाइंड करने चलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट at a point on input characteristic ये स्लोप टेन थीटा से डिनोट करते हैं इसको, और ये हो जाएगा डेल्टा IB बाय डेल्टा VBE। यदि कोई एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का स्लोप टेन थीटा से डिनोट करेंगे ना। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, और टेन थीटा बराबर डेल्टा IB बाय डेल्टा VBE। ये क्या हुआ, ये कौन फिजिकल क्वांटिटी है? करंट बाय वोल्टेज कौन फिजिकल क्वांटिटी? वोल्टेज बाय करंट होता है इंपीडेंस, रेसिस्टेंस। तो करंट बाय वोल्टेज क्या? कंडक्टेंस, इनपुट सर्किट का कंडक्टेंस। इसका रेसिप्रोकल कर दे, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट वन बाई टेन थीटा मीन्स ये होगा, ये किसके बराबर? ये होगा डेल्टा VBE बाय डेल्टा IB। लेकिन ध्यान रखना, इस सब प्रोसेस में VCE को कांस्टेंट रखा जा रहा है, एट कांस्टेंट VCE। ब्रैकेट में घेर के ये बात लिख देना, एट कांस्टेंट VCE। कोई एक VCE पर आप टेंजेंट ड्रॉ किया, कोई एक वैल्यू VCE का, उस केस में क्या कैरेक्टरिस्टिक कर्व आ रहा था, उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो फिर उस टेंजेंट का स्लोप निकाला, उसके स्लोप का रेसिप्रोकल किया। तो चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट, V बाय I, ओम्स लॉ से क्या होता है? वो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस होता है ये। एंड दिस क्वांटिटी गिव्स रेसिस्टेंस ऑफ इनपुट सर्किट, या इंपीडेंस भी बोल सकते हो। यदि AC करंट होगा तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा होगा, तो उस केस में आप इंपीडेंस नाम दीजिए उसको। DC करंट हो या AC भी हो, दोनों केस में जनरल नाम आप रेसिस्टेंस दे सकते हो। दैट इज, इस क्वांटिटी को बोलेंगे हम लोग रेसिस्टेंस ऑफ इनपुट सर्किट, रेसिस्टेंस ऑफ इनपुट सर्किट। तो ये कुछ फायदा हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक कर्व से, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से। आप करंट वर्सेस वोल्टेज का वेरिएशन देखा, उस वेरिएशन से आप इनपुट सर्किट का रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होता है, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व लीजिए, उस पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, उस टेंजेंट का स्लोप का रेसिप्रोकल कीजिए। चलिए अब इस इनपुट रेसिस्टेंस का बिहेवियर को देखिए, कैसा है बिहेवियर। आप क्या देख रहे हैं, वोल्टेज में स्मॉल अमाउंट से चेंज कर रहे हो, करंट लार्ज अमाउंट से चेंज हो रहा है। तो डेल्टा IB लार्ज है और डेल्टा VBE स्मॉल है, यानी रेसिस्टेंस जो हुआ, इनपुट सर्किट का रेसिस्टेंस बहुत स्मॉल। ये मीनिंग हुआ इसका। यहां पर क्या है, विथ ए स्मॉल चेंज इन डेल्टा, with a small change, with a small change in VBE, there is large change in IB, there is large change in IB। ये कर्व का प्रॉपर्टी है, ये हम लोग इसको देख के बोल रहे बात। आप VBE में स्मॉल अमाउंट से चेंज कर रहे, ये हाइट ज्यादा है, ये विड्थ कम है,
ये तो ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक, ग्राफ इस तरह से है कि इस हॉरिजेंटल लाइन में कम अमाउंट से चेंज करते हैं तो ये वर्टिकल लाइन में ज्यादा अमाउंट से चेंजिंग अपने आप आ जा रहा है। ये ग्राफ का ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी के चलते ऐसा दिख रहा है आपको। देयर इज लार्ज चेंज इन आईबी, इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब, इट मीन्स दैट इनपुट रेसिस्टेंस, it means that input resistance of circuit is small, यानी आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर यदि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है तो उसका इनपुट सर्किट का जो रेसिस्टेंस होता है, नेट इफेक्टिव रेसिस्टेंस इनपुट सर्किट का, वो स्मॉल होता है। ये पता चला। यदि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करना होता हम लोग को और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से इसको कंपेयर करते तो इसका इनपुट रेसिस्टेंस कॉमन इमीटर्स केस में इनपुट सर्किट का रेसिस्टेंस कॉमन बेस सर्किट का इनपुट सर्किट का रेसिस्टेंस से ज्यादा आता है। लगभग ये जो इनपुट सर्किट का रेसिस्टेंस देखा गया है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से यदि बनाते हो आप एनपीएन ट्रांजिस्टर और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में रखते हो तो इनपुट सर्किट का इफेक्टिव रेसिस्टेंस 750 ओम के आसपास देखा गया। ये ब्रैकेट में लिख दो, अप्रोक्सीमेटली 750 ओम के बराबर। कहोगे ये सर स्मॉल हुआ, ये तो इतना लार्ज हुआ, आप स्मॉल बोल रहे हैं। नहीं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? ये 750 ओम थोड़ी कम हुआ जी, ये लार्ज है, लेकिन यहां पर बहुत स्मॉल की बात कर रहे हैं। क्यों, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं तो स्मॉल बोल रहे हैं? और अभी आउटपुट सर्किट का रेसिस्टेंस देंगे वो बहुत हाई होता है, वो किलो ओम में होता है, तो उससे कंपेयर करेंगे तो ये ओम में है, तो ये कम है आउटपुट सर्किट के रेसिस्टेंस से। अभी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक करेंगे वहां पर देखना, तो प्रैक्टिकली ये देखा गया इनपुट सर्किट का रेसिस्टेंस इतना, लेकिन चूंकि ग्राफ का जो नेचर है कि आप इसमें स्मॉल चेंज कर रहे हो तो ये लार्ज चेंज कर रहा है। डेल्टा आई बी लार्ज वैल्यू में, डेल्टा वी बी कम है, तो क्लियरली निचला ज्यादा है ऊपर कम है, जिसका वैल्यू बहुत कम आएगा। बहुत कम में भी इतना आता है, इतना के आसपास आता है, 750 ओम के आसपास। तो ये हुआ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट इंपीडेंस फाइंड किया हम लोग इस करंट वर्सेस वोल्टेज का वेरिएशन से। मिटाबे कुछ पूछना है यहां पर? हेलो सर, रेजिस्टेंस आउटपुट के कंपैरिजन में करेंगे ना? हाँ, आउटपुट का अभी निकालने चलेंगे। तो ऐसे मैथमेटिकली कोई वैल्यू तो नहीं ना ले रहे हैं यहाँ पर, ये तो प्रैक्टिकली देखा गया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में उसका जो रेसिस्टेंस होता है इनपुट सर्किट का लगभग इसके आसपास होता है, और आउटपुट का जब देखेंगे तो उसमें किलो ओम के आसपास आता है। तो किलो ओम वाले के रिस्पेक्ट में तो ये ओम वाला कम ही हुआ। जी सर। नहीं, जी सर। अभी पहले उसको करने तो दीजिए, तब फिर कंपैरिजन कर पाओगे ना इनपुट पैरामीटर्स एंड आउटपुट पैरामीटर्स को। देखिए, सर्किट ट्रांजिस्टर सर्किट, दो सर्किट डिफाइन हो रहा है, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट सर्किट का डिफरेंट पैरामीटर्स, आउटपुट सर्किट का डिफरेंट पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स मींस क्या, वेरिएबल्स। इनपुट सर्किट का क्या क्या वेरिएबल्स है? तो तीन चार बात। इनपुट सर्किट का करंट क्या है, नेट करंट। इनपुट सर्किट का वोल्टेज क्या है, इनपुट सर्किट का इंपीडेंस क्या है। ये तीनों का लाया इनपुट पैरामीटर्स। फिर यही चीज आउटपुट सर्किट का क्या क्या है, तो आउटपुट पैरामीटर्स। अब फिर कंपैरिजन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स। सब कुछ अननोन नहीं, अब रेसिस्टेंस निकालना है आपको इनपुट सर्किट का, तो इनपुट सर्किट का करंट एंड वोल्टेज तो पता होना चाहिए ना आपको। इनपुट
पैरामीटर्स अभी देखो, अभी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट सर्किट का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में यदि कंपेयर करें इसका, तो इसका इनपुट वाला ज्यादा है। वो करना नहीं है आपको, कॉमन बेस से नहीं पूछा जाता है आपको। तो जब कभी आपको इनपुट इंपीडेंस निकालना हो, इनपुट सर्किट का रेसिस्टेंस निकालना हो, तो आप क्या करना, इनपुट सर्किट के करंट का वेरिएशन देखना, इनपुट सर्किट के वोल्टेज के रिस्पेक्ट में वो वेरिएशन देखना और एक ग्राफ फॉर्म कर लेना उस वेरिएशन को देख के, और फिर उस ग्राफ के किसी पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप निकाल लेना और उसका रेसिप्रोकल कर देना, आपको इनपुट सर्किट का इंपीडेंस आ जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व से इतना फायदा हुआ। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखिए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मींस क्या, व्हेन वी ऑब्जर्व आउटपुट वाला में थोड़ा ज्यादा काम करना है, उसमें थोड़ा है बहुत बात सब टेक्निकली डिफाइन करना। इनपुट में नहीं कुछ ज्यादा, बस यही एक वेरिएशन था, इनपुट इंपीडेंस। ऐसे भी आगे भी आउटपुट सर्किट का ही सब कुछ पर फोकस होना है, इनपुट में ज्यादा कुछ बात नहीं है। देखना, बुक भी देखते रहना आप। व्हेन वी ऑब्जर्व वेरिएशन ऑफ आउटपुट करंट, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट करंट कौन, आईसी, with respect to variation of output voltage कौन VCE at constant input current, ये थोड़ा यहाँ पर इनपुट करंट, कांस्टेंट इनपुट करंट मींस आईडी, देन इट इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। डिफिनीशन में कुछ चेंजिंग दिख रहा है इनपुट वाला और आउटपुट वाले में, बताओ तो। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का डिफिनेशन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का डिफिनेशन में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। वहां पर था इनपुट करंट का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, लेकिन यहां है आउटपुट करंट का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट इनपुट, क्या एट कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज नहीं, एट कांस्टेंट इनपुट करंट, वहां था एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। ये थोड़ा चेंजिंग है। और ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो ड्रॉ किया गया, जो वेरिएशन देखा गया एक्सपेरिमेंटली, उस सर्किट का जो प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो जो कर्व फॉर्म हुआ, तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व आया था इस केस में ऐसा। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ये आईसी आउटपुट करंट, ये मिली एम्पियर में होता है जनरली, और ये VCE
ये वेरिएशन है एट कांस्टेंट इनपुट करंट, एट कांस्टेंट इनपुट करंट। ये ग्राफ है एट इनपुट करंट IB बराबर 0 पर। अब ये होगा IB बराबर मान लो 10 माइक्रो एम्पियर, ये होगा सपोज करो IB बराबर 20 माइक्रो, डिफरेंट IB के वैल्यू पर ग्राफ है ये, जैसे वहां पर डिफरेंट दिख रहा है उधर, ये है ग्राफ, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। यहां पर कुछ बहुत बात डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम लोग आउटपुट इंपीडेंस, आउटपुट सर्किट का रेसिस्टेंस तुरंत पता कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, क्लियरली ये IB का वैल्यू जब इनपुट करंट 0 है तब ये ग्राफ है। देखिए क्या हो रहा है, IC चेंज कब कर रहा है, जब IB में ही चेंजिंग कर रहे हो तब IC में चेंजिंग हो रहा है। इनपुट करंट में जब चेंज करते हो आप, मान लो 0 इनपुट करंट 0 एम्पियर था, माइक्रो एम्पियर, तो IC का उस समय भी कुछ आउटपुट सर्किट में करंट था, क्यों नहीं रहेगा। इनपुट करंट 0 होगा तब भी आउटपुट में करंट रहेगा। ICBO याद करो, इनपुट सर्किट में करंट नहीं भी होने के बावजूद आउटपुट में करंट होता है, वो ICBO को याद कीजिए। याद आ रहा है। अरे IC बराबर क्या लिखा था, अल्फा IE प्लस ICBO। हाँ, यदि इनपुट, और इसको भी हम लोग चेंज किया था एक दूसरे फॉर्म में, वो फॉर्म क्या था, IC इक्वल टू बीटा IB अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा इंटू IB प्लस ICEO। तो यदि इनपुट करंट 0 कर देते हो तब भी कुछ तो आउटपुट में रहता है ना करंट। यदि इनपुट सर्किट का करंट IB को 0 कर दे तब भी आउटपुट सर्किट में कुछ करंट रहता है, वो स्मॉल अमाउंट में रहता है। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ भी वो बात बता रहा है आपको। और जो आउटपुट करंट है, आउटपुट करंट कुछ देर तक ये VCE से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है, यानी VCE में चेंजिंग करोगे और IC चेंज नहीं करेगा, करता है बहुत स्मॉल अमाउंट में। ये ग्राफ ना, ये ग्राफ हम लोग एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा स्लैंट इसमें स्लोप है इस ग्राफ में, ये ग्राफ में थोड़ा सा स्लोप है। अब समझो इतना का स्लोप है, ये इतना बढ़ा, इतना हाइट ये बढ़ा। यदि VCE में इतना चेंज किया तो ये ग्राफ में इतना हाइट रेट से चेंजिंग हुआ, थोड़ा सा स्लोप है, एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट नहीं है VCE से, लेकिन ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा बहुत डिपेंड कर सकता है। बहुत लार्ज अमाउंट में VCE में चेंजिंग कर रहे हैं तो IC में ये हुआ मान लो चेंज इन VCE, ये लाइन, और ये जो छोटा सा हाइट देख रहे हो ये डेल्टा IC होगा। IC मेनली किस पर डिपेंड कर रहा है, IB पर। IB में चेंज करते हो तो IC सडनली जंप कर जा रहा है। हाँ, लेकिन कुछ देर के बाद VCE पर, VCE का वैल्यू इतना कर दो, लगभग वो VCE का वैल्यू 7 वोल्ट उल्ट के आसपास, 6-7 वोल्ट। रिवर्स बाइसिंग आप जानते हो, जीनर ब्रेकडाउन, 6-7 वोल्ट रिवर्स बाइसिंग करने पर वो जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर करंट लार्ज हो जाएगा। तो नॉर्मल डायोड को नॉर्मल एक्शन में, नॉर्मल रीजन में, नॉर्मल बिहेवियर में VCE पर IC ऑलमोस्ट, तो थोड़ा ये सब बिहेवियर जो देख रहे हैं ना ये ग्राफ में, ये डिस्क्राइब करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये थोड़ा इस बिहेवियर सबको डिस्कस करना होगा। फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक कर्व, from the characteristic curve we observe that IC
is almost independent. IC is almost independent from ये VCE. It depends strictly on IB. और क्या देख रहे हैं? With large change in VCE, IC changes in very small amount. IC changes in very small amount. ये क्या बताना चाह रहा है? वोल्टेज ज्यादा चेंज करो, करंट कम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, मींस आउटपुट जो रेसिस्टेंस है वो बहुत लार्ज है, ये बताना चाह रहा है. इट shows that the resistance of output circuit is very large. Resistance of output circuit is very large. जब वोल्टेज में ज्यादा चेंज किया लेकिन करंट कम अमाउंट से बढ़ा, इट मींस दैट उस सर्किट का रेसिस्टेंस लार्ज. यदि हम लोग स्लोप फाइंड करें टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये जो टेन थीटा मान लो, ये डेल्टा IC बाय डेल्टा VBE, सॉरी डेल्टा VCE, इस पर जो टेंजेंट खींचेंगे हम लोग तो उस टेंजेंट का स्लोप ये डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा VCE, इसका रेसिप्रोकल होता है इंपीडेंस रेसिस्टेंस. वोल्टेज बाय करंट रेसिस्टेंस होता है, ना कि करंट बाय वोल्टेज. फिर इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/10 थीटा. ये क्या देगा? ये सब फाइंड कर रहे हो कब? जब इनपुट करंट IB कांस्टेंट है. ये एक रिस्ट्रिक्शन, इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम लोग, तो ये डेल्टा VCE बाय डेल्टा IC एट इनपुट करंट IB विल कांस्टेंट. और अभी अभी हमने देखा कि ये लार्ज है और ये स्मॉल है, तो क्लियरली ये क्वांटिटी इज वेरी लार्ज. और ये है क्या? ये आउटपुट रेसिस्टेंस है, ये वोल्टेज बाय करंट, ये आउटपुट रेसिस्टेंस, एंड इट इज वेरी लार्ज. क्यों लार्ज? क्योंकि ऊपर वाला क्वांटिटी लार्ज है, नीचे वाला स्मॉल. तो ये कितना लार्ज? लगभग ब्रैकेट में लिख देना इन किलो ओम, किलो ओम यूनिट में होता है ये. तो इनपुट वाले, इनपुट सर्किट के रेसिस्टेंस से तो बहुत ज्यादा हुआ ये, यानी इनपुट सर्किट का रेसिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में आउटपुट के रेसिस्टेंस में कम है. नीचे मिटाते हैं तो देखो इसमें 10 क्या हो रहा है यहां पर? रेसिस्टेंस ऑफ आउटपुट सर्किट इज वेरी लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट सर्किट. Resistance of output circuit is very large with respect to input. यानी ट्रांजिस्टर का क्या काम है? कोई सिग्नल जिसको एम्पलीफाई करना है उसको तो इनपुट सर्किट में लगाते हो, और जहां से लेना है एम्पलीफाइड सिग्नल वो आउटपुट सर्किट से लेना है. तो ट्रांजिस्टर का यही काम है. ट्रांजिस्टर
transfer a signal from low resistance circuit to high resistance circuit, इसलिए इसका नाम ट्रांजिस्टर, ट्रांस प्लस रेसिस्टर, ट्रांस मींस ट्रांसफर, रेसिस्टर मींस रेसिस्टेंस। ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस मत समझना, रेसिस्टेंस का ट्रांसफर मत समझो, सिग्नल का ट्रांसफर फ्रॉम लो रेसिस्टेंस टू हाई रेसिस्टेंस सर्किट, इसलिए इस डिवाइस का नाम ट्रांजिस्टर रखा गया था। 10 ए ट्रांजिस्टर ट्रांसफर ए सिग्नल फ्रॉम लो रेसिस्टेंस सर्किट, क्योंकि इनपुट सर्किट का रेसिस्टेंस कम आया है ना आउटपुट के रिस्पेक्ट में, और इन सिग्नल जिसको एम्पलीफाई करना उसको इनपुट में डालते हैं और लेते हैं आउटपुट सर्किट से, फ्रॉम लो रेसिस्टेंस सर्किट, लो रेसिस्टेंस सर्किट ब्रैकेट में इनपुट लिख देना, टू हाई रेसिस्टेंस सर्किट, ब्रैकेट में आउटपुट लिख दो, हेंस the device is named as transistor, और यही कॉज था इसकी, इस डिवाइस का नाम आप ट्रांजिस्टर लिखे थे, डिवाइस इज नेम एज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मींस क्या, ट्रांस प्लस रेसिस्टर, यानी ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर। तो रेसिस्टर का ट्रांसफर नहीं समझना है, ट्रांसफर सिग्नल का समझना है, फ्रॉम लो रेसिस्टेंस टू हाई रेसिस्टेंस। चलो ये तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक सब हुआ। अब जो मेन चीज है यहाँ का, जिसमें हम लोग करीब 1-2 क्लास रहेंगे, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में 1-2 क्लास हम लोग को रहना है। इसमें 3 गो रीजन है, उस तीनों रीजन को डिफाइन करना है, और उस तीनों रीजन का क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है उस तीनों रीजन का इन ट्रांजिस्टर सर्किट। ये 3 रीजन कौन है वो तो स्पेसिफाई कर दें, और तीनों रीजन का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस, कौन रीजन किस पर्पस के लिए यूज होगा इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का, कौन रीजन किस फिजिकल प्रॉपर्टी में यूज किया जाता है। तो देखो ये 3 रीजन कौन कौन है, उसके लिए 3 को कलर हमको लेने दो। देखो एक रीजन ये रीजन, एक रीजन ये है, ये रीजन, और एक रीजन ये रीजन। ये सब, ये जो रीजन है, इस रीजन का नाम है, इस रीजन का सैचुरेशन रीजन ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इस रीजन का नाम है कट ऑफ रीजन ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, कट ऑफ रीजन। और ये जो बीच में ये रीजन की बात की हो, यहां से ये सब रीजन, ये रीजन पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं एक्टिव रीजन। और लिखें थोड़ा थ्योरी में, नाउ देयर आर 3 रीजन्स इन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व।
ठीक है, 3 गो रीजन। पहला हम लोग डिफाइन करने चले सैचुरेशन रीजन को। ये रीजन कहां पर अकर कर रहा है? लगभग VCE का वैल्यू ये 0.7 वोल्ट उल्ट के आसपास। VCE का वैल्यू लगभग 0 पॉइंट के क्लोज है, वहां पर ये रीजन अकर कर रहा है। दिस रीजन एग्जिस्ट क्लोज टू VCE बराबर 0, यानी बिहाइंड 0.7 वोल्ट, दैट इज बिहाइंड, या ऐसे भी बोल सकते थे इसको, और बिहाइंड VCE बराबर 0.7 वोल्ट किसे पे पीछे। ये तो ठीक है, इसका नाम आप सैचुरेशन रीजन क्यों रखा, क्यों इसका नाम सैचुरेशन रीजन रखा? एक्चुअली इस रीजन में क्या होता है, आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन मोड में एक्ट करता है। हम लोग 3 मोड ऑफ बाइसिंग पढ़ा था, सैचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड एंड एक्टिव मोड। क्या बाइसिंग का 3 मोड देखे थे ना? क्या क्या नाम दिए थे उसका, याद आ रहा है? सैचुरेशन मोड कब? जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बाइस। कट ऑफ मोड कब? जब दोनों जंक्शन रिवर्स्ड बाइस। और एक्टिव मोड में कब? जब इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स्ड बाइस। तो जब VCE का वैल्यू लगभग 0.7 वोल्ट या 0 के आसपास होता है, तो आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में एक्ट करता है। मतलब उस केस में दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बाइस की तरह बिहेव करता है। जब VCE का वैल्यू इतना इस 0 के क्लोज रखोगे तो बोथ जंक्शन एक्ट एज फॉरवर्ड बाइस। और जब फॉरवर्ड बायस एक्ट तो क्या होगा? इनपुट सर्किट में भी लार्ज करंट होगा एंड आउटपुट सर्किट में भी लार्ज करंट होगा, एंड आउटपुट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनपुट। ये सब प्रॉपर्टी था। एक्चुअली इन दिस रीजन both junction of transistor act as forward biased. Hence, there exists large current in input circuit and output circuit, and both current are independent. Hence, there exists large current in input and output circuit, also these current independent from each other. ये चीज पहले डिस्कस किए हैं कि जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो तो इनपुट करंट, सर्किट का करंट एंड आउटपुट का करंट दोनों लार्ज अमाउंट में होता है और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। तो ये सब डिस्कस किया हुआ है। आप खाली यहाँ पर हमसे ये पूछो कि सर VCE का वैल्यू इतना कम होने पर ही ऐसा क्यों हुआ, है ना? ये क्वेश्चन ये होना चाहिए यहाँ पर, ये नहीं कि सैचुरेशन नाम क्यों रखा इस रीजन को।
VCE का वैल्यू कम होने से पहला रिजल्ट तो बोला हम आपको कि दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। ये क्यों, ये क्वेश्चन बनता है, ये ऐसा क्यों, इसका वैल्यू कम रखने से दोनों जंक्शन फॉरवर्ड में क्यों आ गया? और जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड में आया तो फिर आगे आप समझ रहे हैं क्या होना है। सो इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट बोथ विल बी इन लार्ज अमाउंट एंड आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर ना। ये बात तो समझ में आ रहा है ना, पहले किए हुए बात हम खाली यहां डिस्कस करना है कि इसका वैल्यू कम होने से ये क्यों हुआ, क्यों दोनों जंक्शन फॉरवर्ड में आ गया। इसका सिंपल थ्योरी है कि देखो ऐसा है, यहां पर ये जो ट्रांजिस्टर था ये इधर बेस था, इधर सी था, बेस इमीटर बेस जंक्शन एंड कोलेक्टर बेस जंक्शन। यदि ये वोल्टेज VCE को कम कर देते हो, आप कम करते चले जाते हो, तो क्या होगा, इस जंक्शन का फॉरवर्ड नेचर बढ़ते चल जाता है। जैसे ऐसा समझे ना इसको, मान लीजिए ये रिवर्स बायस में करते हो ना आप इसको, रिवर्स बायस के लिए इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ठीक है। सपोज करो इसका वैल्यू हमने रखा -2 वोल्ट। अच्छा, इस जंक्शन को फॉरवर्ड करते करते हम लोग फॉरवर्ड के लिए इसको पॉजिटिव एंड इसको निगेटिव करते हैं, तो इसको मान लो हम लोग +4 वोल्ट रखा, फॉरवर्ड करना था। तो यहां पर ऐसा इस फिगर को इक्विवेलेंट मान ले। हाँ, टर्मिनल बी को पॉजिटिव, फिर टर्मिनल सी को पॉजिटिव। देखिए सी भी पॉजिटिव से और बी भी पॉजिटिव से, तो क्या है ना, इधर से 4 वोल्ट है, इधर है ये -2 वोल्ट। इसको ये वोल्टेज यदि कम करोगे, ये वोल्टेज कम, रिवर्स इसका कम करना, यानी रिवर्स नेचर को कम करना, रिवर्स बाइस्ड नेचर को कम करना हुआ। ये वोल्टेज VCE को कम करना मींस रिवर्स्ड बाइस्ड नेचर को कम करना। मान लो -2 वोल्ट है, इसके बाद -1 कर दिया तो थोड़ा रिवर्स बाइसिंग नेचर कमा, और रिवर्स बाइसिंग नेचर कमा मींस फॉरवर्ड नेचर बढ़ा उसका। यदि 0 कर दे तो इट मींस दैट कंप्लीटली इसका रिवर्स बाइसिंग को खत्म कर दिया आप, यानी ये जंक्शन का फॉरवर्ड बाइसिंग नेचर लार्ज अमाउंट में आ गया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? उल्टा कनेक्शन है ना ये कनेक्शन, इसको 0 कर देते हो, इसको 0 कर देते हो तो ये भी जंक्शन फॉरवर्ड बायस में कहलाता है, और ये जंक्शन तो पहले से भी फॉरवर्ड बायस में है ही। इसका ये पोटेंशियल को कम करते चले, रिवर्स पोटेंशियल को, VCE का वैल्यू को हम लोग 0 की तरफ बढ़ाते चले, 0 की तरफ। ये रिवर्स बाइसिंग यानी माइनस वैल्यू में किसी को कम करना मींस क्या होता है, वो फॉरवर्ड नेचर बढ़ना। इस वोल्टेज को कम करना यानी इस जंक्शन का फॉरवर्ड नेचर को बढ़ाना। यानी जब 0 के लगभग हो जाता है तो ये जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस में आ जाएगा। रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करना यानी -2 से -4 -6 वोल्ट, ये रिवर्स नेचर इसका बढ़ना हुआ। माइनस में यदि बढ़ा रहे हो, -2 से -4 कर दिया, -6, ये रिवर्स नेचर बढ़ा। और यदि घटा रहे हैं आप इसको -1 0, दैट इज ये रिवर्स नेचर कम होना हुआ ना, यानी फॉरवर्ड नेचर बढ़ना, यानी ये जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस में आ जाना, ये मीनिंग हुआ इसका। इसलिए दोनों जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बाइस में बोलने लगेंगे जब VCE का वैल्यू कम होगा, और जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हुआ तो क्लियरली उस मोड को सैचुरेशन मोड नाम दिया जाता था, और उसके केस में करंट IC भी मैक्सिमम
लार्ज अमाउंट में, IB भी लार्ज अमाउंट में। तो हम लोग को इस रीजन में नहीं काम करना है। हम लोग का जो पर्पस है ट्रांजिस्टर का कि एम्पलीफायर के लिए यूज करना है, वो ये रीजन एम्पलीफायर के लिए सुटेबल नहीं है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का ये रीजन एम्पलीफायर के लिए जरूरी है कि आउटपुट करंट इनपुट पर डिपेंड करे, दोनों इंडिपेंडेंट हो जाए करंट, वो जरूरी नहीं है एम्पलीफायर के लिए। एम्पलीफायर के लिए आउटपुट करंट को इनपुट पर डिपेंड करवाना होगा। तो वो सैचुरेशन मोड में तो नहीं हो सकता है। सैचुरेशन मोड में दोनों करंट इंडिपेंडेंट होता है। ये रीजन हम लोग का यूज का नहीं है। फिर आएंगे हम लोग कट ऑफ रीजन में। यहां देखना, जब इनपुट करंट 0 करते हो तो ये रीजन हम लोग यहां देख रहे हैं। इनपुट करंट का 0 करना, इस मीन्स दैट इनपुट वोल्टेज जो फॉरवर्ड बायस में था उसको रिवर्स बायस कर देना। नहीं, हम लोग पीछे देखे थे जब इनपुट सर्किट ईबी जंक्शन को रिवर्स बायस में कर दिए थे तो क्या हुआ था? इनपुट सर्किट का करंट कम आया था, मिनिमम करंट, यानी मान के चलो 0, इनपुट करंट 0। इनपुट करंट 0 कब होगा? जब सर्किटें तोड़ दें, वो तो ओबे करेगा। एक और उपाय है ना, आप इनपुट सर्किट में करंट 0 करना चाहते हो तो इनपुट सर्किट को भी रिवर्स बायसिंग कर दो, तो एग्जैक्टली तो नहीं होगा 0 करंट, बहुत कम अमाउंट में लेकिन रहेगा, उसको 0 ही समझेंगे। तो IB का 0 होना मींस इनपुट सर्किट को रिवर्स बायस कर देना हुआ। आउटपुट ऑलरेडी रिवर्स में है, यानी दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में आ जाना। और जब दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में आ जाता है तो क्या नाम दिया था हम लोग? कट ऑफ। याद करो, कट ऑफ मोड पढ़े हुए हम लोग। कट ऑफ मोड में बोले थे क्लियरली कि दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में होना चाहिए। ये कब हो सकता है? आउटपुट तो ऑलरेडी रिवर्स में है, इनपुट जो फॉरवर्ड में रखा जाता था उसको रिवर्स कब करेंगे? जब इनपुट करंटे को 0 कर दे, मिनिमम कर दे। तो उल्टा समझिए ना, IB का 0 होना मतलब इनपुट सर्किट जो फॉरवर्ड बायस में था उसको भी रिवर्स बायस में कर देना। तो इनपुट सर्किट भी रिवर्स में आ गया, आउटपुट ऑलरेडी रिवर्स में है। और जब दोनों जंक्शन रिवर्स में हो तो क्लियरली पहले भी देखा, उसका नाम हम लोग कट ऑफ रीजन, कट ऑफ मोड नाम दिया था। इसलिए इस रीजन का हेलो सर। हाँ सर तो इसका मतलब सर जो सैचुरेशन रीजन है सर, इसका मतलब उसमें सर दोनों जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस में होगा। हाँ हाँ और एक्टिव में एक फॉरवर्ड होगा और एक रिवर्स होगा। हाँ, एक्टिव में एक और सर फॉरवर्ड। कट ऑफ में दोनों रिवर्स बायस होगा कट ऑफ में। क्या हुआ सर यानी कट ऑफ में दोनों रिवर्स बायस होगा ना सर? हाँ, दोनों रिवर्स होगा कट ऑफ में। तो उसमें सर करंट बिल्कुल मिनिमम होगा सर। एकदम IB दिखा रहे हैं ना 0, इसलिए ना उसका नाम कट ऑफ रीजन नाम रखा। हाँ सर। और एक्टिव रीजन में सर वो एम्पलीफायर की जैसा काम करेगा, एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। वही चीज देखना है आगे हम लोग को, अगला क्लास।